इस कहानी की शुरुआत जर्मनी के एक छोटे से गांव से होती है, जहां मार्टिस नाम का एक नौकर खेतों में काम कर रहा होता है। तभी उसके पास उसके मालिक की बेटी लारा पानी लेकर आती है। लेकिन मार्टिस देखता है कि एक बाज ने एक छोटे से कबूतर पर हमला कर दिया है। वह उसे बचाने के लिए दौड़ता है और छोटे कबूतर की जान बचा लेता है। यह सब लारा का पिता क्राल देख लेता है। उसे लगता है कि मार्टिस कामचोरी कर रहा है और वह गुस्से में उसे डांटने लगता है। इसके बाद में जब मार्टिस घोड़े को नहलाने के लिए नदी पर जाता है तो वहां उसे लारा मिलती है। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इस बात की भनक क्राल को नहीं होती। तभी मार्टिस के पास वही कबूतर आता है जिसकी उसने जान बचाई थी। वह कबूतर मार्टिस को वरदान देता है और कहता है कि एक दिन वह भी उसकी जान बचाकर अपना कर्ज उतारेगा और वो मुसीबत में होने पर जानवरों की जुबान भी समझ पाएगा। मार्टिस और लारा एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, जिस वजह से मार्टिस लेट हो जाता है। जब वह घर लौटता है तो क्राल उसे फिर डांट लगाता है। आखिरकार लारा अपने पिता को सच्चाई बता देती है कि वह और मार्टिस एक दूसरे से प्यार करते हैं। यह सुनते ही क्राल गुस्से में पागल हो जाता है। वह अपनी बेटी से कहता है, तुम्हारा पति कोई नौकर नहीं बल्कि एक अमीर आदमी होगा। इसके बाद क्राल मार्टिस को नौकरी से निकाल देता है। जाने से पहले मार्टिस क्राल से कहता है, मैं जरूर वापस लौटूंगा और लारा से ही शादी करूंगा। इसके बाद मार्टिस जंगल को पार करते हुए एक रास्ते पर पहुंच जाता है। अचानक उसे एक बग्घी अपनी तरफ आती हुई दिखाई देती है। जल्दी से वह बग्घी के पीछे छुपकर बैठ जाता है। बग्घी के अंदर दो लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। मार्टिस उनकी बातचीत ध्यान से सुनता है। उनमें से एक कहता है, राजकुमारी ने ऐलान किया है कि जो भी उसकी पहेलियों का सही उत्तर देगा वह उससे शादी करेगी और उसे आधा राज्य भी मिलेगा। यह सुनकर मार्टिस के चेहरे पर खुशी छा जाती है। वह मन ही मन सोचता है, अगर मैं राजकुमारी की पहेली का उत्तर दे दूं तो मुझे बहुत सारा धन मिल जाएगा, फिर मैं लारा से शादी कर सकूंगा। इसी मकसद से मार्टिस भी महल के अंदर चला जाता है। वहां पहुंचकर वह देखता है कि पहले से ही बहुत सारे लोग लाइन में खड़े हैं जो राजकुमारी की पहेलियों का जवाब देने आए हैं। तभी महल के बाहर से एक आदमी चिल्लाते हुए आता है और वह अपना कान पकड़े हुए जोर से कहता है, मैंने पहेली का गलत जवाब दिया और सैनिक ने मेरा कान काट दिया। यह सुनकर वहां खड़े लोगों के चेहरों से सारा जोश गायब हो जाता है। कुछ ही पलों में मंत्री बाहर आता है और कड़क आवाज में ऐलान करता है, आज से जो भी राजकुमारी की पहेली का गलत जवाब देगा उसका एक कान काट दिया जाएगा। यह सुनते ही वहां खड़े लोग तुरंत लाइन छोड़कर वहां से भाग जाते हैं, लेकिन मार्टिस वहां से नहीं भागता। वह अपनी जगह पर खड़ा रहता है। तभी राजकुमारी वेरोनिका मुस्कुराते हुए वहां आती है। उसे देखते ही मार्टिस कहता है, मैं यहां से भागा नहीं हूं, मैं तुम्हारी पहेलियों का जवाब देने के लिए तैयार हूं। राजकुमारी उसकी बातों में आत्मविश्वास देखती है। वह मुस्कुराते हुए आदेश देती है, इसे बगीचे में लाओ। मार्टिस के पास में ऑन्ड्रो नाम का सैनिक खड़ा होता है जो उसके गलत जवाब पर उसका कान काट देगा। बगीचे में राजकुमारी वेरोनिका पहली पहेली पूछती है, बताओ वह कौन है जो इस राज्य में सभी बड़े आदेश देता है। मार्टिस थोड़ी देर तक सोचता है और आत्मविश्वास के साथ जवाब देता है, राज्य में सभी बड़े आदेश गधे और हंस की वजह से दिए जाते हैं। यह सुनकर राजकुमारी और वहां खड़े लोग हैरान हो जाते हैं। मार्टिस अपनी बात उन्हें समझाते हुए कहता है, राज्य में जितने भी आदेश दिए जाते हैं वे गधे की खाल पर लिखे जाते हैं और उन्हें लिखने के लिए हंस के पंख का यूज किया जाता है। यह सुनकर राजकुमारी वेरोनिका मुस्कुरा उठती है। वह कहती है, तुमने सही उत्तर दिया है। उसके चेहरे पर खुशी साफ झलकती है और कहती है, दूसरी पहेली का जवाब तुम्हें कल देना होगा। इसके बाद मार्टिस और ऑन्ड्रो धीरे धीरे दोस्त बन जाते हैं। बातचीत के दौरान ऑन्ड्रो खुलासा करता है कि वह राजकुमारी वेरोनिका से बहुत प्यार करता है। मार्टिस उसकी भावनाओं को समझते हुए कहता है, मैं भी लारा नाम की एक लड़की से प्यार करता हूं। मैं यहां इसलिए आया हूं ताकि पैसे कमा सकूं और उससे शादी कर सकूं। अगला दिन आता है और राजकुमारी वेरोनिका मार्टिस को अपनी दूसरी पहेली पूछती है। वह कहती है, ऐसी क्या चीज है जिसे बनाने वाले को उसकी जरूरत नहीं, खरीदने वाले को भी उसकी जरूरत नहीं, लेकिन जिसे इसकी जरूरत होती है
उसे इसके बारे में पता ही नहीं होता? मार्टिस यह सुनते ही मुस्कुराने लगता है और कहता है, यह ताबूत है जो मरे हुए इंसान को दफनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह जवाब सुनकर वहां खड़े मंत्री और राजकुमारी की आंटी ड्वोरनी हैरान रह जाते हैं। जब राजा को इस घटना के बारे में बताया जाता है तो वह चिंतित हो जाता है। वह अपने सेनापति, मंत्री और आंटी ड्वोरनी से कहता है, एक ऐसी पहेली ढूंढो जिसका वह जवाब न दे सके। तीसरे दिन सेनापति और मंत्री मार्टिस को महल में अकेले बुलाते हैं और उसे डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन मार्टिस बिना किसी डर के वहां से बच निकलता है और राजकुमारी के पास पहुंचता है। राजकुमारी उसे अपनी अंतिम पहेली पूछती है, ऐसी क्या चीज है जो धूप और बारिश के साथ अपने रंग बनाती है? मार्टिस आत्मविश्वास से जवाब देता है, वह इंद्रधनुष है। इस जवाब पर राजकुमारी बेहद खुश हो जाती है और उसकी प्रशंसा करती है। लेकिन तभी राजा वहां आता है और कहता है, मेरी बेटी अभी बहुत छोटी है और मैं तुम्हारी शादी उससे नहीं कर सकता। इसी वजह से तुम्हें ना ही कोई सोना मिलेगा। यह सुनकर मार्टिस जवाब देता है, अगर आप मेरी शादी नहीं करवा सकते तो मेरी एक आखिरी इच्छा पूरी करें। अपने सेनापति और मंत्री को 50-50 कोड़े लगवाइए, क्योंकि ये लोग मुझसे सोने का हिस्सा मांग रहे थे। यह सुनकर राजा क्रोधित हो जाता है और सेनापति और मंत्री को उनके लालच की सजा मिलती है। इसके बाद मार्टिस अपने भाग्य को कोसते हुए जंगल में चला जाता है। थकान और निराशा से भरा वह रात को एक खंडहर किले के पास पहुंचता है। यह किला लुटेरों के अड्डे के रूप में जाना जाता था और वहां के सरदार का नाम आयरन बर्ड था। लुटेरे मार्टिस को पकड़कर सरदार आयरन बर्ड के पास ले जाते हैं। सरदार उसे घूरते हुए आदेश देता है कि उसे खत्म कर दिया जाए, लेकिन तभी मार्टिस साहस दिखाते हुए कहता है, मैं यहाँ काम की तलाश में आया हूँ। मुझे आपका ग्रुप ज्वाइन करना है और मैं भी एक लुटेरा बनना चाहता हूँ। आयरन बर्ड हंसते हुए कहता है, हमारे ग्रुप में शामिल होना इतना आसान नहीं है। अगर तुम कल मेरे द्वारा दी गई परीक्षा को पास कर लोगे तो तुम हमारे दल का हिस्सा बन सकते हो। मार्टिस सरदार के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है। दूसरी तरफ लारा के पिता क्राल ने यह तय कर लिया कि वह अपनी बेटी की शादी गांव के एक अमीर आदमी के बेटे जैकब से कर देगा। अगले दिन सरदार आयरन बर्ड अपने साथियों और मार्टिस को लेकर जंगल में आता है। वह मार्टिस को एक मुश्किल परीक्षा देते हुए कहता है, यहां से एक व्यापारी एक बछड़ा लेकर गुजर रहा है। तुम्हें उस व्यापारी से वह बछड़ा लूटना होगा। अगर तुम यह कर पाए तो तुम्हें हमारे दल में शामिल कर लिया जाएगा। मार्टिस अपने दिमाग को शांत रखता है और एक लुटेरे से तलवार लेकर योजना बनाने लगता है। जब व्यापारी रास्ते में आता है तो मार्टिस तलवार की म्यान को सड़क पर गिरा देता है और खुद झाड़ियों में छिप जाता है। व्यापारी म्यान को देखता है और उसे उठाकर एक तरफ फेंक देता है, यह सोचकर कि यह किसी का गिरा हुआ सामान है। इसके बाद मार्टिस थोड़ा आगे जाकर अपनी तलवार भी रास्ते में फेंक देता है। जब व्यापारी तलवार को देखता है तो उसे समझ आता है कि यह तलवार उसी म्यान की हो सकती है। तलवार और म्यान को मिलाने के लिए व्यापारी बछड़े को एक पेड़ से बांधकर म्यान लेने पीछे लौट जाता है। यह मौका देखकर मार्टिस जल्दी से बछड़े को खोलता है और उसे लुटेरों के पास ले आता है। यह सब देखकर सरदार आयरन बर्ड मार्टिस की चालाकी और सूझबूझ से बहुत खुश होता है और उसे अपने ग्रुप में शामिल कर लेता है। इसके बाद अगले दिन लुटेरों का दल जंगल में निकल पड़ता है और एक सोने चांदी से लदी हुई बग्घी को लूट लेता है। यह बग्घी राजा का खजाना ले जा रही थी, जिसे राजा का सेनापति लेकर जा रहा था। लूट के दौरान सेनापति मार्टिस को पहचान लेता है और समझ जाता है कि यह वही व्यक्ति है जिसने हमारे खजाने की खबर लुटेरों को दी है। मार्टिस लूट का माल देखकर सरदार से कहता है, हमें यह सारा सोना गांव वालों में बांट देना चाहिए। इससे हमारी दया और उदारता की मिसाल बनेगी। लेकिन तभी एक लुटेरा पीछे से मार्टिस पर हमला करता है और वह बेहोश हो जाता है। लुटेरे सारा सोने लेकर निकल जाते हैं और उसे वहीं छोड़ देते हैं। सेनापति मार्टिस को बंदी बनाकर महल में ले आता है। वह राजा के सामने पेश होकर कहता है, महाराज, ये वही आदमी है जिसने लुटेरों के साथ मिलकर हमारा सारा सोना लुटवाया है। ये सुनकर राजा का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वह गरजते हुए आदेश देता है, इस अपराधी को कल सुबह फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। दूसरी ओर
लारा अपने पिता क्राल से साफ साफ कह देती है कि वह जैकब से शादी नहीं कर सकती क्योंकि वह मार्टिस से प्यार करती है। जैकब, जो एक अच्छा इंसान था, लारा की बात समझ जाता है। इस बीच महल के काल कोठरी में कैद मार्टिस के लिए उसका दोस्त ऑन्ड्रो खाना लेकर आता है और उसे फांसी से ना बचा पाने के लिए माफी मांगता है। अगले दिन मार्टिस को फांसी के लिए ले जाया जाता है, लेकिन ठीक समय पर वह राजा से कहता है, महाराज, मरने वाले की आखिरी इच्छा पूरी की जाती है। मेरी आखिरी इच्छा है कि मैं उन लुटेरों से सारा सोना वापस लाऊं। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मैं खुद अपनी फांसी को स्वीकार करूंगा। राजा थोड़ी देर सोचता है और कहता है, अगर तुम सोना लेने गए तो वे लुटेरे तुम्हें मार डालेंगे, लेकिन ठीक है, तुम्हें 2 दिन का समय दिया जाता है। अगर तुम सफल हुए तो तुम्हारी जान बच सकती है। इसके बाद मार्टिस एक चालाक योजना बनाता है। वह ऑन्ड्रो को एक पब में भेजता है जहां लुटेरे अक्सर आते थे। ऑन्ड्रो वहां जाकर अफवाह फैलाता है कि अगले दिन जंगल से एक सोने की गाड़ी गुजरने वाली है। यह सुनते ही लुटेरे सरदार आयरन बर्ड को खबर देते हैं। सरदार यह सुनकर उत्साहित हो जाता है और अपने पूरे दल के साथ गाड़ी लूटने की तैयारी करता है। अगले दिन लुटेरे जंगल में गाड़ी को लूटने के लिए पहुंच जाते हैं। जैसे ही वे सोने से लदी गाड़ी को देखते हैं, उनका पूरा ध्यान लूट पर लग जाता है। इस बीच मार्टिस सेनापति और सैनिकों के साथ लुटेरों के किले में घुस जाता है। मार्टिस और उसके साथी चुपके से किले के तहखाने में पहुंचते हैं, जहां लुटेरों का खजाना रखा हुआ था। मार्टिस को अपनी योजना सफल होते हुए दिखाई देती है। वह जल्दी से सारा सोना गाड़ियों में भरकर वहां से निकलने की तैयारी करता है, लेकिन तभी सेनापति और मंत्री धोखा देते हैं। वे मार्टिस को तहखाने में बंद कर देते हैं और खुद सारा सोना लेकर वहां से भाग जाते हैं। जब ऑन्ड्रो सेनापति और मंत्री से मार्टिस के बारे में पूछता है तो वे क्रोधित हो जाते हैं और ऑन्ड्रो को बंदी बनाने का आदेश दे देते हैं। दूसरी ओर लुटेरे जल्दी जल्दी सोने से भरी गाड़ी को अपने किले में लाते हैं। जैसे ही वे गाड़ी में रखे संदूकों को खोलते हैं, उनके होश उड़ जाते हैं। गाड़ी में सोने की जगह केवल पत्थर भरे हुए होते हैं। यह देखकर सरदार आयरन बर्ड गुस्से से आग बबूला हो जाता है। उसे तुरंत समझ में आ जाता है कि यह चाल मार्टिस की है। सरदार तुरंत अपने साथियों के साथ किले की ओर भागता है। वहां पहुंचकर वह मार्टिस को तहखाने में बंद पाता है। इस बीच सेनापति और मंत्री खजाने को राजा को देने के बजाय अपने अपने घरों में छुपा लेते हैं। रात के समय तहखाने में बंद मार्टिस के पास वही कबूतर आता है जिसकी उसने पहले जान बचाई थी। कबूतर मार्टिस को तहखाने की एक छिपी हुई गुफा का दरवाजा दिखाता है। मार्टिस गुफा के दरवाजे को खोलता है और वहां से बाहर निकलने में सफल हो जाता है। कबूतर मार्टिस की जान बचाकर अपना वादा निभा देता है। इसके बाद मार्टिस महल में पहुंचता है, जहां वह सोने से भरी गाड़ी को खाली देखता है। तभी कुछ सैनिक उस पर हमला कर देते हैं। इसी दौरान राजा और राजकुमारी वहां आ जाते हैं। मार्टिस राजा को पूरी सच्चाई बताता है। महाराज, मैं और ऑन्ड्रो ने लुटेरों से सारा खजाना वापस लाकर इस गाड़ी में रखा था, लेकिन सेनापति और मंत्री ने धोखा दिया और इसे अपने घर में छिपा लिया। राजा तुरंत सेनापति और मंत्री को बुलवाता है। वो दोनों अपने ऊपर लगे आरोपों को मानने से इनकार कर देते हैं और खुद को निर्दोष बताते हैं। इस पर मार्टिस उनके घरों में जाकर खजाने को ढूंढने का फैसला करता है। दूसरी ओर सरदार आयरन बर्ड मार्टिस को मारने की योजना बनाता है। जब वह अपने तहखाने में जाकर देखता है कि मार्टिस वहां से बचकर निकल चुका है, तो वह गुस्से में पागल हो जाता है। इस बीच मार्टिस सेनापति और मंत्री के घरों में छुपाया गया सारा सोना ढूंढ निकालता है और राजा के सामने पेश करता है। यह देखकर राजा को सच्चाई का पूरा यकीन हो जाता है। राजा सेनापति और मंत्री को तुरंत कारागार में डालने का आदेश देता है। मार्टिस की ईमानदारी से प्रभावित होकर राजा उसे अपना सलाहकार बना देता है और ऑन्ड्रो को नया सेनापति बना दिया जाता है। जब मार्टिस, राजकुमारी वेरोनिका और ऑन्ड्रो बगीचे में टहल रहे होते हैं, तभी एक तीर उनके पास आकर गिरता है। तीर से बंधे पैगाम में सरदार आयरन बर्ड ने राजा को चेतावनी दी होती है कि यदि उसका सोना वापस नहीं किया गया तो वह राजकुमारी वेरोनिका को उठा ले जाएगा और जबरदस्ती उससे शादी कर लेगा। यह खबर महल में तनाव पैदा कर देती है।
ऐसे में मार्टिस राजा से कहता है, महाराज, यदि आप मेरी सगाई राजकुमारी से करवा दें तो मैं सरदार और उसकी धमकियों का समाधान निकाल सकता हूं। राजा अगले ही दिन पूरे राज्य में घोषणा करवा देता है कि राजकुमारी वेरोनिका की सगाई मार्टिस से होने वाली है। महल के सामने यह घोषणा सुनने वालों में जैकब और उसके पिता भी होते हैं। जैकब तुरंत यह खबर लारा को जाकर बताता है कि मार्टिस अब शहर में है और वह राजकुमारी से शादी करने वाला है। यह सुनकर लारा का दिल टूट जाता है और वह बेहद दुखी हो जाती है। दूसरी ओर राजकुमारी वेरोनिका मार्टिस से इस सगाई के बारे में सवाल करती है। मार्टिस उसे सच्चाई बताते हुए कहता है, मैं केवल लारा से प्यार करता हूं। यह सगाई का नाटक मैंने केवल तुम्हें सरदार की धमकियों से बचाने के लिए किया है। मार्टिस आगे इशारों में यह भी जता देता है कि ऑन्ड्रो उससे सच्चा प्यार करता है। इसी रात महल के तहखाने में कैद सेनापति और मंत्री को राजकुमारी की आंटी ड्वॉर चोरी छुपे जेल का ताला तोड़कर रिहा कर देती है। दोनों महल से भागकर सरदार आयरनबर्ड के पास पहुंच जाते हैं और उसके साथ मिल जाते हैं। सरदार अब महल पर हमला करने की योजना बनाता है, जिसमें सेनापति और मंत्री उसकी मदद करने वाले हैं। अगले दिन आंटी राजकुमारी मार्टिस और ऑन्ड्रो को बहाने से जंगल की ओर ले जाती है। जब वे गहरी जंगल में पहुंचते हैं तो सरदार आयरनबर्ड अपने लुटेरों के साथ उन्हें घेर लेता है। लुटेरे राजकुमारी को ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मार्टिस उन्हें रोकते हुए सरदार से कहता है, अगर तुम्हें राजकुमारी चाहिए तो पहले तलवारबाजी में मुझे हराना होगा। जो जीतेगा वही राजकुमारी को ले जाएगा। सरदार इस चुनौती को स्वीकार करता है और दोनों के बीच एक भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। मार्टिस अपनी बुद्धिमानी और कौशल के दम पर लड़ाई में जीत के करीब होता है, लेकिन तभी आंटी धोखे से उसे गिरा देती है। इस मौके का फायदा उठाकर सरदार मार्टिस को हरा देता है और उसे बंदी बना लेता है। यह देखकर ऑन्ड्रो का गुस्सा फूट पड़ता है। वह सरदार और लुटेरों पर हमला कर देता है। साथ ही जंगल में छिपे अपने सैनिकों को इशारा करता है, जो तुरंत वहां पहुंचकर लुटेरों को घेर लेते हैं। कुछ ही समय में सभी लुटेरे पकड़े जाते हैं। इसके बाद मार्टिस सभी कैदियों को महल में लेकर आता है। राजा को पूरी घटना बताते हुए वह कहता है, महाराज, ऑन्ड्रो ने अपनी वीरता और साहस से हमें बचाया। वह न केवल एक सच्चा सेनापति है, बल्कि राजकुमारी वेरोनिका से सच्चा प्यार भी करता है और राजकुमारी भी अब उसे पसंद करने लगी है। राजा इस बात को स्वीकार कर लेते हैं और ऑन्ड्रो और वेरोनिका की शादी का ऐलान करते हैं। दूसरी ओर मार्टिस एक अमीर व्यापारी के रूप में भेष बदलकर अपने गांव लौटता है और लारा से मिलता है। लारा उसे पहचान नहीं पाती और सोचती है कि वह कोई अजनबी है। लेकिन जब मार्टिस अपनी सच्चाई और प्यार का इजहार करता है तो लारा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह खुशी से झूम उठती है और दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। इस तरह से खूबसूरत कहानी का अंत हो जाता है। दोस्तों, मैं अकेले ही इन वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ ताकि आपको बेहतरीन कहानियाँ सुनाने का मौका मिले। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपके सपोर्ट से ही मैं नई और रोमांचक वीडियो ला सकती हूँ। नीचे कमेंट में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी।